नमस्कार। लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ओली का ये तीसरा कार्यकाल था जो 2015 में शुरू हुआ था और ये इस्तीफा देश में बढ़ते राजनीतिक संकट और जन आंदोलनों के बीच आया है। इससे पहले लगातार बढ़ते दबाव के बीच पीएम ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने उप प्रधानमंत्री को कार्यवाहक जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था। हिंसक प्रदर्शनों के बीच केपी ओली ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। अब तक गृहमंत्री रमेश लेखक, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्री भी इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों ने इतना हिंसक रूप ले लिया है कि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सरेआम सड़क पर घेर कर उन पर बेरहमी से लात घूंसे बरसाए गए। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति पौडेल के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी के नेता रघुवीर महासेठ और माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के घरों पर भी हमले हुए। 15वें उपराष्ट्रपति के लिए आज मतदान हुआ। संसद में शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। पीएम मोदी ने पहला वोट डाला। एनडीए ने 68 साल के सीपी राधाकृष्णन को तो इंडिया ने 79 साल के बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। वोटों की गिनती शाम 6 बजे से शुरू होगी। इसके बाद परिणाम घोषित होंगे। इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी। लोकसभा में इकलौते सांसद वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया। मतदान के दौरान इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की अटकलों को खारिज कर दिया। क्या कहेंगे सर? क्या कहने का है। आप सब लोगों के धन्यवाद और सभी प्रतिपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन सबको धन्यवाद। सर कितने आश्वस्त हैं आप जीत को लेकर? पूरा हम तो इलेक्शन जीतने वाले हैं। और सर अंतरात्मा की बात आपने की है, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होगा? क्रॉस वोटिंग का शब्द आज तक मैं कभी इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आई डिड नॉट से देयर विल बी क्रॉस वोटिंग। आई डोंट नो सर, अगर आप व्हाट इज क्रॉस वोटिंग। क्या कहेंगे सर? प्रायोरिटी क्या होगी आपके जीतने के बाद? अब इससे पहले बात कर चुके हैं ना लेकर होम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें कही। सर अब क्या पूछ रहे हैं भाई? अब क्या पूछ रहे हैं आप? कितने दिन के बाद आप पूछ रहे हैं? रोज बोलते रहूंगा क्या मैं वही बात को? थैंक यू। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि चुनाव हो रहा है, ये भारतीय राष्ट्रवाद की बड़ी जीत होगी। हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का हवाई सर्वे करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए
1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इससे पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वे किया। इसके बाद धर्मशाला में आपदा को लेकर एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें नुकसान की जानकारी दी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक में मौजूद रहे। यहां से प्रधानमंत्री पंजाब के गुरदासपुर जाएंगे, जहां वे बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। पंजाब की आप सरकार ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए की मांग की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कहा कि सेना के लिए भी आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। पहले संघर्ष के समय जहां 100 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की जरूरत थी, आज वहां 300 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे विरोधियों की तकनीक आगे बढ़ रही है। हम विदेशी हथियारों पर हमेशा निर्भर नहीं रह सकते। अपनी क्षमता पर भरोसा और लगातार मजबूत होना ही हमें भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर सकता है। सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये तो 4 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन आप युद्ध के बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकते। हमें कोई अंदाजा नहीं था ऑपरेशन कितने दिन चलेगा। युद्ध हमेशा अनिश्चित होता है। ऑपरेशन सिंदूर सैनिकों से लेकर कमांडर्स, वैज्ञानिकों और बड़े नीति निर्माताओं का एक अद्भुत संगम था। So now moving ahead to Op Sindoor, it was amalgam of everything. We had soldier to various commanders. We had scientists on field, off field. We had policy makers to the extent that Union War Book was not invoked, but certain actions which were required to be taken were taken in a preemptive manner. Whether, let's say, the creek area, the command and control has to come under one head, the Coast Guard has to come under a particular entity. All these actions were taken immediately. Industrialists, certain equipment which was required, which was still in the trial stage, something which was still to be supplied, everything was moved as per the requirement. So, it was a whole of nation approach which was there. The government agencies, the railways, civil aviation, there was no Union War Book invoked, but whatever was required to be moved, requests made and items moved. So, I met one gentleman who was dealing with the logistics, national logistics. I can just say that wherever we went, everybody was saying, okay, what is to be done, by when it is to be done. That was the approach we had for Op Sindoor. जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गुड्डर जंगलों में मुठभेड़ जारी है। इस कार्रवाई में अब तक 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और सेना के 2 जवान शहीद हुए हैं। इलाके में और आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका के चलते खोज अभियान तेज कर दिया गया है। दोनों आतंकवादियों की पहचान आमिर अहमद डार और रहमान भाई के रूप में हुई है। आमिर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। वहीं रहमान पिछले कुछ साल से तीर पंजाल रेंज में सक्रिय था और लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर माना जाता था। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बड़े ऐलान सुनने को मिल रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, 176 नए थानों में सीसीटीवी, युवाओं के लिए नई नौकरियां, 8,053 पंचायतों में विवाह मंडप, पटना में जीविका भवन, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने समेत 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के हर आयु वर्ग के लिए चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात है। इस बीच बिहार की राजधानी पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहब को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद पूरे हरमंदिर साहब गुरुद्वारा में हाई अलर्ट कर दिया गया। जीमेल से मिली धमकी के बाद प्रबंधन कमेटी ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी। सूचना मिलने के बाद पटना के बम निरोधक दस्ते की एक टीम ने तख्त श्री हरमंदिर साहिब के चप्पे चप्पे का जायजा लिया। ईडी ने कथित 273 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी ने दिल्ली में 9 और मध्य प्रदेश के भोपाल में 1 स्थान पर तलाशी ली। तलाशी अभियान में शामिल परिसर कंपनी से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं।
ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों और निदेशकों ने आईएफसीआई द्वारा दिए गए लगभग 273 करोड़ रुपए के ऋण विभिन्न संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए, जो किसी भी वास्तविक व्यवसाय में शामिल नहीं थे। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने घोषणा की है कि इसरो चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अंतरिक्ष स्टेशन का पूरा मॉड्यूल जल्द कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। मीडिया से दिल्ली में बात करते हुए इसरो अध्यक्ष ने भविष्य के लिए इसरो की योजनाओं को साझा किया और कहा कि अगले 3 साल में हम जिन उपग्रहों को स्थापित करने जा रहे हैं, उनकी संख्या वर्तमान संख्या से लगभग 3 गुना होगी। दूसरी बात यह है कि हम बिना किसी लागत में वृद्धि किए अपने मार्क 3 लॉन्चर की पेलोड क्षमता 4000 किलोग्राम से बढ़ाकर 5100 किलोग्राम करने पर काम कर रहे हैं। वी नारायणन ने कहा कि इस साल हमारे पास मानव रहित और 2027 में मानव युक्त मिशन होगा। The Chandrayaan 2 has placed a best camera in the orbit and India is having the best camera in the moon orbit. Chandrayaan 3, August 23, 2023 was a historical day and India is the only country and first country which has placed the Chandrayaan in the near the south pole of moon, and we are having the world record today. And the cryogenic rocket engine development, you know, the rocket engine is very, very important component of any rocket or space program. The difference between rocket engine and car engine, functionally there is no difference. You know, the car engine, what it does, it takes either human being or some object from one place to another place. Rocket does same thing. Rocket engines also has to do same thing. Either it transport satellite from ground to orbit or human being from ground to orbit. This is the functionality is same. But the small difference is car engines goes into and then Delhi road maximum 100 km per hour and capabilities maybe 120 km per hour. But to place a Chandrayaan 3 in the orbit, we have to use 37,000 km per hour velocity. And that is done by rocket engines. And the best... थाईलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनवात्रा को 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फैसला दिया कि 2023 में उनकी 6 महीने की अस्पताल में रहने की अवधि गैर कानूनी थी, क्योंकि उनकी बीमारी गंभीर नहीं थी और जेल में ही इलाज हो सकता था। थाकसिन को 2001 से 2006 तक सत्ता में रहने के दौरान भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए पहले 8 साल की सजा मिली थी, जिसे राजा ने 1 साल कर दिया था। थाकसिन ने कहा कि वो फैसले को मानते हैं और देश के लिए सोचते रहेंगे। उनकी बेटी पेटो गर्टान ने इसे दुखद दिन बताया। रूस के वित्त मंत्री और पुतिन के करीबी सहयोगी एंटन सिलुआनोव ने पूर्वी आर्थिक मंच में एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने $35 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज से निपटने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। अमेरिका इस कर्ज को क्रिप्टो क्लाउड में शिफ्ट कर धीरे धीरे उसका अवमूल्यन करने की रणनीति अपना रहा है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ सकता है। सिलुआनोव ने कहा कि अमेरिका सोने और क्रिप्टो करेंसी बाजार के नियम बदलकर दुनिया पर अपना वित्तीय बोझ डालने की कोशिश कर रहा है। उनका मकसद डॉलर में घटते विश्वास को दूर करना और अपने वित्तीय संकट को वैश्विक स्तर पर हल करना है, जैसा उन्होंने 1930 और 1970 के दशक में किया था। Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. Вспомните, какой у них долг – $35 триллионов. В общем-то, это 2 альтернативных валютному сегменту мировых рынка. Действия Вашингтона в этом направлении отчетливо демонстрируют одну из главных американских задач. Они очень хотят решить проблему снижения доверия к доллару. США, как это было и в 30-е, и в 70-е годы, будут решать свои финансовые проблемы за счет всего мира, загоняя всех куда? В криптовалютное облако. Со временем, когда часть госдолга США будет размещена в стейблкоинах, США обесценит этот долг. न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे